Hello, my dear students. How are you? I am sure you must be in very high spirits. I welcome you all to Sani Physics classes. I am Professor H.R. Sani. My aim is to make physics an interesting, easy to understand and a scoring subject for you. So प्यारे बच्चों, आओ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। और हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूनिट्स एंड डायमेंशंस, और उसका ये आज लेक्चर नंबर 11 है। और आज का जो टॉपिक है दैट इज प्लैंक टाइम। मैंने आपको बताया था द वेरियस सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, जिसमें मैंने आपको एक बताया था CGS सिस्टम, एक बताया था MKS सिस्टम, एक मैंने बताया था SI और एक मैंने बताया था FPS सिस्टम। ये जो सिस्टम है इसको गॉसियन सिस्टम भी हम कहते हैं। इस सिस्टम में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज सेंटीमीटर, दैट ऑफ मास इज ग्राम, दैट ऑफ टाइम इज सेकेंड। इसमें फंडामेंटल यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, दैट ऑफ मास इज किलोग्राम एंड दैट ऑफ टाइम इज सेकेंड। और इन दो में there are three fundamental units: mass, length and time. These are the three fundamental physical quantities and their units are fundamental units. और SI में there are 7 fundamental units, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ सारे। और ये जो सिस्टम है it was adopted in the year 1960 when a general conference on weights and measures was held. और ये जो FPS सिस्टम है इसको हम ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम भी कहते हैं। ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम, इट इज आल्सो कॉल्ड ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम। लेकिन इसको हमने अब डिस्कार्ड कर दिया, क्योंकि इसमें जब हमने कन्वर्शन करनी हो, जैसे 1 फुट के इंच बनाने हैं, फुट के यार्ड बनाने हैं, माइल बनाने हैं, या हमने इंच से फुट बनाने हैं, फुट से इंच बनाने हैं, तो उसमें हमें मल्टीप्लाई और डिवाइड करने में थोड़ी टाइम लगता था। उस टाइम को बचाने के लिए अब दिस सिस्टम हैज बीन डिस्कार्डेड और हम फॉलो करते हैं SI। और इस सिस्टम में SI में या MKS में हम 3 क्वांटिटीज को, इसमें 3 लेते हैं, इसमें 7 लेते हैं, एंड वी एक्सप्रेस ऑल द डिराइव्ड क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि आपको पता कि देयर आर 4 फंडामेंटल कांस्टेंट्स ऑफ नेचर। वो है नंबर 1 यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड बोल्ट्जमैन कांस्टेंट स्मॉल k। अब ये जो यूनिट है, ऑल्दो दे आर फंडामेंटल यूनिट्स, लेकिन इनको हम एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम, एंड ऑफ कोर्स K also involves temperature। और जब हम इनको एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम एटसेट्रा, तो ये जो सारा स्टडी है हमारी, इट वर्क्स वेरी वेल इन मोस्ट ऑफ आवर स्टडी इन फिजिक्स। लेकिन इन सर्टेन केसेस, स्पेशली इन द कॉम्प्लेक्स एस्पेक्ट्स ऑफ द यूनिवर्स, व्हेन वी स्टडी कॉम्प्लेक्स aspects of the universe, or in quantum mechanics or theoretical physics, we find some difficulty if we express these constants in terms of mass, length and time etc. तो इस डिफिकल्टी को दूर करने के लिए मैक्स प्लैंक ने एक नया सिस्टम ऑफ यूनिट्स डेवलप किया, और वो जो यूनिट डेवलप किए उसने, उनको हम बोलते हैं प्लैंक यूनिट्स। अब पहले मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, आपको पता है कि मैक्स प्लैंक ही गेव क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट। अकॉर्डिंग टू क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट, लाइट कंसिस्ट्स ऑफ बंडल्स और पैकेट्स ऑफ एनर्जी, एंड द एनर्जी ऑफ ईच बंडल और पैकेट ऑफ एनर्जी, विच इज आल्सो कॉल्ड ए फोटोन और क्वांटम ऑफ लाइट, इज गिवन बाय E = h into nu। इसमें न्यू जो है, इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट लाइट जिसकी हम बात कर रहे हैं, एंड h इज ए कांस्टेंट, जिसको हम पहले कहते थे यूनिट ऑफ एक्शन, लेकिन बाद में इसको हम कहते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और आजकल हम इसको क्वांटम कांस्टेंट भी कह देते हैं। और
अगर हम h को 2 पाई से डिवाइड कर दें तो इसको हम डिनोट करते हैं बाय द सिंबल h क्रॉस, और इसको हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, ये इसलिए इसको क्या पढ़ना हमने, h क्रॉस, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, h/2 पाई। इसका कारण ये है कि क्वांटम मैकेनिक्स में h/2 पाई बहुत बार आता है, तो टाइम बचाने के लिए, जगह बचाने के लिए, स्पेस बचाने के लिए हम h/2 पाई को h क्रॉस लिख देते हैं, और h क्रॉस को हम बोलते हैं रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट। तो अगर आपसे को पूछे कि व्हाट इज रिड्यूस्ड प्लैंक कांस्टेंट, तो आपने कहना है h/2 पाई। तो जो प्लैंक ने नया सिस्टम दिया उसमें इनको उन्होंने फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी मान लिया, यानी कि इन प्लैंक्स यूनिट्स G, H, C and K are taken as the fundamental units। और फिर क्या किया उन्होंने, एक्सप्रेस किया मास को, लेंथ को, टाइम को, टेम्परेचर एक्सेट्रा इन टर्म्स ऑफ दीज यूनिट्स, और डिफाइन किया प्लैंक टाइम TP, प्लैंक लेंथ LP, प्लैंक मास MP, प्लैंक एनर्जी EP, प्लैंक टेम्परेचर TP एटसेट्रा। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस नए सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने का मेन जो पर्पस था वो था, नंबर 1, टू सिंप्लीफाई आवर स्टडी when we come to complex aspects of the universe, and number 2, to simplify certain equations in theoretical physics or in quantum mechanics। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि मैक्स प्लैंक ने क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट दी, और जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो सारी की सारी इसी इक्वेशन पे बेस्ड है। इसलिए मैक्स प्लैंक को हम कहते हैं ओरिजिनेटर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स और फादर ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। एंड फॉर दिस Max Planck, who was a German physicist, was awarded Nobel Prize in Physics in the year 1918। और ये जो यूनिट दिए थे नए मैक्स प्लैंक ने, these units were given by him in the year 1899। अब इसमें हम एक्सप्रेस करेंगे टाइम को, लेंथ को, मास को इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल कांस्टेंट्स विच आर G, H, C एंड K। तो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज प्लैंक टाइम। सो एज आई टोल्ड यू, प्लैंक टाइम इज डिनोटेड बाय द सिंबल TP। अब मैंने इसको एक्सप्रेस करना है। अब आप कहेंगे कि इस चैप्टर में इसका क्या मतलब है, तो उसका जवाब यह है कि आई विल फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द प्लैंक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मास लेंथ, इन टर्म्स ऑफ G, H and C by making use of the method of dimensional analysis। That means method of dimensions को यूज करके हम टाइम को, जिसको हम बोलते हैं प्लैंक टाइम, एक्सप्रेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ G, H and C। G को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, H को हम बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट, और C को बोलते हैं रिलेटिविटी कांस्टेंट। ऑफ कोर्स इट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और जिसकी वैल्यू है लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसको कहते हैं क्या, रिलेटिविटी कांस्टेंट। इसको बोलते हैं क्वांटम कांस्टेंट भी कह देते हैं। तो लेट अस डिराइव एन एक्सप्रेशन। और मेथड बेटा जी बिल्कुल सेम, जैसे हमने G की डायमेंशन निकाली थी, H की निकाली थी, और C की आपको पता ही है वेलोसिटी इज L1 T-1, और H की होती हैं M1 L2 T-1, और G की होती हैं M-1 L3 T-2। सो दीज आर द डायमेंशंस ऑफ G, H and C which are fundamental constants। लेकिन अब देखो मेथड तो वही मैंने यूज करना है, जैसे हमने डायमेंशंस करी हैं, ये डायमेंशन निकाली हैं, और बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन निकाली मैंने आपको। ओके, बिल्कुल वैसे ही, कोई फर्क नहीं। तो मैं कहूँगा
कि लेट टी पी इक्वल टू, अब करना क्या है, मैंने किन को लेना फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, जी, एच और सी। जैसे हमने मास, लेंथ और टाइम को फंडामेंटल लिया और फोर्स की मान लो निकाली मैंने, तो उसमें मैंने क्या किया, ये देखा कि मास की कितनी लेंथ आती है, पावर आती है, लेंथ की कितनी आती है और टाइम की कितनी आती है, m1 l1 t-2। सो ये जो पावर्स हैं, दीज आर दी डायमेंशंस ऑफ फोर्स। दैट मीन्स डायमेंशंस ऑफ फोर्स आर 1 in mass, 1 in length and -2 in time। अब यहां पे मैंने डायमेंशन निकालनी है टाइम की, जिसको क्या बोला मैंने, प्लैंक टाइम, इन टर्म्स ऑफ जी, एच एंड सी। तो मैं कहूंगा कि लेट टी पी इक्वल टू जी रेज टू द पावर एक्स, एच रेज टू द पावर वाई। और यहां पे मैं एच क्रॉस भी ले सकता हूं, एच भी ले सकता हूं, लेकिन एच क्रॉस का मतलब है एच अपॉन 2 पाई। सो लेट अस टेक एच क्रॉस और सी रेज टू द पावर जेड। अब आप कह सकते हैं कि यहां पे मैंने पावर्स ए बी सी क्यों नहीं ली, वाई एक्स वाई जेड। तो बेटा जी उसका कोई फर्क नहीं, पावर्स मैंने आपको बताया था कुछ भी ले सकते हैं। यहां पे क्योंकि ये सी है, स्मॉल सी, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, तो अगर मैं यहां पे ए लेता, बी लेता, तो यहां पे आता सी रेज टू द पावर सी। तो उससे देयर वुड हैव बीन सम कन्फ्यूजन कि वे ये सी क्या है और ये सी क्या है। उस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए मैंने पावर्स ले ली एक्स वाई जेड। आई कैन टेक द पावर्स एज एल एम एन पी क्यू आर, कुछ भी नाम हम रख सकते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप, लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1। दूसरा स्टेप, लेट अस पुट द डायमेंशंस ऑफ द वेरियस क्वांटिटीज। तो इस तरफ है टाइम, आपको पता है टाइम क्या होता है, m0 l0 t1, और कैपिटल G m-1 l3 t-2, देन h अपॉन 2 पाई, 2 पाई इज डायमेंशनलेस और h की हमने निकाली है, और इसकी पावर यहां पे आ जाएगी x, यहां पे आ गया m1 l2 t-1 पावर y, और c वेलोसिटी डिस्टेंस ओवर टाइम l1 t-1 रेज टू द पावर z। अब देखिए बेटा जी, अगर आपको जवानी याद है तो इट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप यहाँ पे लाइन लगा के, जैसे मैंने आपको समझाया हुआ है वैसे आप g की निकाल सकते हैं, h की निकाल सकते हैं, और c की डिस्टेंस ओवर टाइम l1 t-1। or you can say that this will be equal to, I will simplify right hand side, you know that when bases are same powers are added। तो आप देखिए m रेज टू द पावर यहां से आ गया -x, तो ये -x आ गया, यहां से पावर आ गई +y, तो -x + y, और कहीं m नहीं है। नाउ कम टू l रेज टू द पावर, यहां से आ गया 3x, यहां से आ गया 2y + 2y, और यहां से आ गया z, तो +z। अब आ गया t रेज टू द पावर, यहां से आ गया -2x, यहां से आ गया -y, और यहां से आ गया -z। अब बेटा जी आपने अगर डायमेंशन निकालनी है तो वी हैव टू मेक यूज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। और मैंने आपको बड़ी अच्छी तरह समझाया था कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। वो प्रिंसिपल कहता है कि कोई रिलेशन तब ठीक हो सकता है अगर उस रिलेशन के दोनों ओर हर टर्म की डायमेंशन सेम हों। और डायमेंशन का मतलब मैंने समझाया आपको, पावर्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। और डायमेंशन सेम होने का मतलब दोनों तरफ जो जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आती है उनकी पावर्स आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी जितनी पावर m की लेफ्ट साइड पे है उतनी होनी चाहिए राइट साइड पे, l की जितनी लेफ्ट पे है उतनी होनी चाहिए राइट पे, t की जितनी लेफ्ट पे है उतनी होनी चाहिए राइट पे। तो अब मैं क्या लिखूंगा, नेक्स्ट स्टेप, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t। आई रिपीट, इक्वेटिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t, वी गेट, लो बेटा जी, m की यहां पे है -x + y, और राइट साइड पे इक्वल टू 0। फिर आ जाओ L पे, राइट साइड पे है 3x + 2y + z, और लेफ्ट साइड पे L की पावर है 0।
इसका नाम रखो इक्वेशन नंबर 2, इसका नाम रखो इक्वेशन नंबर 3। अब आओ टी रेज टू द पावर -2x -y -z, और लेफ्ट साइड पे ये पावर है 1, सो इट विल बी इक्वल टू 1। और यू कैन से दैट, यहां से आप नेगेटिव साइन लो कॉमन, तो ये तीनों पॉजिटिव हो जाएंगे और नेगेटिव इस तरफ चला जाएगा, तो और यू कैन से दैट 2x + y + z equal to 1 -1, and let us call this as equation number 4. Now from these three equations I have to find the values of x and y. तो जैसे आप 9th 10th में साइमल्टेनियस इक्वेशंस सॉल्व करते आए हैं, तो हम इनको पहले 3 वेरिएबल में से 2 बना लेंगे, 2 में से 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर पुट कर देंगे वैल्यूज, एंड वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। इसमें कोई फिजिक्स की चीज़ नहीं है, सिंपल मैथमेटिक्स। तो पहले हम क्या करते हैं कि ये देखिए यहाँ पे है -x + y, तो मैं क्या करता हूँ, आई सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4। तो क्या लिखूंगा मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 4 वी गेट, ये देखिए इसमें से इसको कम करना है, तो 2x - -x वो बन जाएगा 3x, दिस +y -y विल कैंसल, z देयर इज नो z हियर, तो +z, और राइट साइड पे आ जाएगा -1, तो -0, दैट विल बी इक्वल टू -1। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 5। अब ये मेरे पास इक्वेशन आ गई। या हम ऐसा भी कर सकते हैं कि इन दो को ऐड कर सकते हैं, तो y खत्म हो जाएगा। अब यहां से क्या किया मैंने, एक इक्वेशन वाली बिटवीन x एंड z। अब हम देखते हैं कि एक और x और z में और इक्वेशन बनाते हैं फ्रॉम दीज 2 इक्वेशंस। तो उसमें मैं क्या करता हूं, आई विल मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाई 2। सो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 4 by 2, आई गेट 4x + 2y + 2z इक्वल टू -2। इसका नाम रख लो इक्वेशन नंबर 5। मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4x आ गया + 2y आ गया + 2z आ गया -2। अब क्या करो, यहां भी 2y है, ये 2y है, तो लेट अस सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5। तो क्या लिखूंगा मैं, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 5, तो 4x - 3x we will get x here, this 2y will go with 2y, 2z - z will be +z, and -2, और इस तरफ है 0, this is 0 here, 0, so -2 - 0, so that will be equal to -2। let us call this as equation number 6। अब देखिए ये हमारे पास 5 और 6 को देखो, इनको हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्टिंग 6 from 5, subtracting 6 from 5, 3x - x will be 2x, this z will go with this z, तो I am subtracting equation 5 from equation 6। तो राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, it will be, I have subtracted the 4x - 3x is 2x, 2y goes with 2y, yes, now I am subtracting equation 6 from equation 5, 3x - x will be 2x, z goes with z, और इसको -1 -1 -2, so this will be equal to 1, and therefore x equal to 1 by 2। so यहाँ पे बेटा जी मैंने x की वैल्यू निकाल ली। अब ये x की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 y equal to x, and what is x, 1 by 2, so y की वैल्यू आ गई 1 by 2। अब ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो x की, फ्रॉम इक्वेशन 6, यहाँ पुट कर दो, यहाँ मर्जी पुट कर सकते हैं, तो फ्रॉम इक्वेशन 6 1 by 2 plus z equal to -2, or you can say that z equal to -2 minus 1 by 2, so this will be -5 by 2, so that is the value of z। So I have found the value of x, that of y and that of z। Now let us put these values in equation number 1। So putting these values in equation 1, we get Tp equal to g raised to the power x, and what is x, 1 by 2, into h cross raised to the power y, and what is y, 1 by 2, into
c raised to the power z and z is minus 5/2. Now this is further equal to gh raised to the power 1/2. क्योंकि ये दोनों की पावर 1/2 है तो मैंने इकट्ठा करके लिख लिया, डिवाइडेड बाई c रेज टू दी पावर 5/2, क्योंकि यहाँ पे पावर नेगेटिव है, नीचे आके प्लस हो जाएगी. एंड आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू ये एच क्रॉस, तो आई कैन राइट दिस एज इक्वल टू जी एच क्रॉस डिवाइडेड बाई सी रेज टू दी पावर 5 और होल रेज टू दी पावर 1/2, क्योंकि g पावर 1/2, h क्रॉस पावर 1/2 और c रेज टू दी पावर 5, और यहाँ जब मैंने 1/2 पावर ली तो इट विल बिकम 5/2. And therefore I can say that TP equal to TP, this is equal to under root of power 1/2 means under root g h cross divided by c raised to the power 5. So that is how we can express Planck time in terms of the fundamental constant that is g h cross and c. और अगर यहाँ पे मैं h क्रॉस की जगह h लेता तो भी यही फार्मूला आता, क्योंकि h क्रॉस इज h अपॉन 2 पाई एंड 2 पाई इज डायमेंशनलेस. हाँ, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू में थोड़ा फर्क आएगा, अदरवाइज इस फार्मूले में कोई फर्क नहीं आएगा. एंड दिस इज प्लैंक टाइम. अब हम इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो टी पी इक्वल टू value of Planck constant, g is 6.67 into 10 raised to the power minus 11, h cross is h upon 2 pi and h is 6.62 into 10 raised to the power minus 34 over 2 pi. 2 into pi means 3.142 or divided by c raised to the power 5, that is 3 into 10 raised to the power 8 raised to the power 5, so many second, और होल अंडर रूट ऑफ दिस, ये सारे का अंडर रूट आएगा. और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू 5.38 इंटू 10 रेज टू द पावर 44 सेकेंड माइनस 44 सेकेंड, 10 रेज पावर माइनस 44 सेकेंड. नाउ ये देखिए, इसका अगर मैंने ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो वैल्यू आ गई इसकी. अगर ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालना हो तो मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड निकालने के लिए पहले हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है. फिर हम देखते हैं कि ये नंबर जो है ये 5 से ज्यादा या कम. अगर 5 से ज्यादा तो इसको 10 कंसीडर कर लेना. सो दिस आई कैन राइट इक्वल टू 0.538 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 43 सेकेंड. And therefore I can say that Planck time is of the order of Planck time is of the order of Planck time is of the order of 10 raised to the power minus 43 second. और अगर आपको वो पूछ ले कि what is the order of the Planck time, तो you will say it is of the order of 10 raised to the power minus 43 second. और जनरली ऑर्डर का मतलब होता है ये पावर जो है, एक्सपोनेंट जो है, तो दैट इज माइनस 43. तो अगर मान लो मल्टीपल चॉइस में आता है तो वहां पे अगर तो ये लिखा टाइम पर माइनस 43 तो ये करना है, अगर माइनस 43 लिखा है तो भी ये करना है, क्योंकि एक्चुअली जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है उसमें हम सिर्फ पावर लिखते हैं, लेकिन वी से दैट इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर माइनस 43 सेकेंड. और अगर हम यहाँ पे h क्रॉस भी h लेंगे तो फिर ये 2 पाई से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो उसी के हिसाब से थोड़ी सी कम ज़्यादा आ जाएगी. एंड इट विल कम आउट टू बी इक्वल टू अबाउट 1.35 इंटू 10 रेज टू पावर. अगर मैं h लेता हूँ यहाँ पे तो TP आ जाएगा इक्वल टू जी एच ओवर सी रेज टू पावर 5 अंडर रूट ऑफ दिस. अब मैं इसको 6.62 इंटू 10 पावर माइनस 34 पुट करूंगा, 2 पाई से डिवाइड नहीं करूंगा. सो दिस विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1.35 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 43 सेकेंड. और इसका भी जो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है दैट इज द सेम, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे क्या आया. इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज टू द पावर माइनस 44 सेकेंड. अब बेटा जी सुनो मेरी बात ध्यान से, ये तो हो गया, एक्सप्रेशन भी हो गई. आई हैव एक्सप्रेस्ड प्लैंक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ these are the fundamental quantities in Planck units. इनको हम natural units भी कहते हैं. and out of sheer fun
These units are also called God's units. God's units. They are also known as the God's units. Out of sheer fun. Natural units, Planck units और God's units. अब देखिए, अगर वो आपको कहे कि डिफाइन Planck time, then how will you do that? Listen to me carefully. Planck time, देख लो ये साथ साथ. Planck time is defined as the time taken by light. और light consists of photons. तो मैं कह सकता हूं time taken by photon to travel a distance equal to 1 Planck length. 1 Planck length. ये नेक्स्ट वीडियो मैं बनाऊंगा, उसमें Planck length बताऊंगा आपको. यहां पे याद रखो आप. 1 Planck length in perfect vacuum. That means TP equal to time taken by a photon or light to travel a distance equal to 1 Planck length in perfect vacuum. अब देखिए टाइम क्या होता है. डिस्टेंस ओवर वेलोसिटी और स्पीड. डिस्टेंस हो गया 1 Planck length. 1 Planck length. Planck length और divided by velocity of light in vacuum. Velocity of light in vacuum. Velocity of light in vacuum. ये कोई नया फार्मूला नहीं है, वेरी सिंपल. आपने 9th में पढ़ा हुआ कि टाइम इक्वल डिस्टेंस ओवर स्पीड और वेलोसिटी इन वैक्यूम. दिस इज इक्वल टू, नाउ 1 Planck लेंथ, ये हम प्रूव करेंगे. इट इज अबाउट 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 35 मीटर और डिवाइडेड बाई 3 इंटू 10 रेज टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड. मीटर पर सेकेंड. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको डिवाइड करो तो इट विल बी इक्वल टू 1.6 को 3 से करूंगा 0.533 और यहाँ पे पावर माइनस 35, ये 8, तो इट विल बी माइनस 43. और देखिए ये मीटर से मीटर गया, यहाँ पे सेकेंड पावर -1 है, ऊपर जाके प्लस हो जाएगी तो सो मैनी सेकेंड. एंड दिस इज इक्वल टू, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड इज 10 पर -43. लेकिन अगर आपने इस वैल्यू से मिलाना है, ये देखिए, तो ये मैंने उधर निकाली थी वैल्यू, तो ये आ गया 5.33. मैंने इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ पे पावर 1 कम करनी पड़ेगी, 10 पर -44 सेकेंड. क्योंकि वैसे 44 43 से ज़्यादा, लेकिन -44 जो है वो -43 से 1 कम है. तो क्योंकि मैंने यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वैल्यू भी सेम आ गई. अब एक चीज़ थोड़ी सी और मैं आपको बताऊंगा, वो भी ध्यान से सुनना. अगर आपको ये पूछे कि व्हाट डज दिस टाइम Planck टाइम सिग्निफाई, तो उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताता हूँ, अबाउट द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स. देयर आर मैनी थ्योरीज पुट फॉरवर्ड बाय वेरियस साइंटिस्ट टू एक्सप्लेन द ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, कि ये यूनिवर्स बनी कैसे. उनमें से एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी. ये थ्योरी कहती है कि टू स्टार्ट विद देयर वाज नथिंग लाइक यूनिवर्स. कोई भी, इवन एटम्स वर नॉट देयर, कोई स्टार, कोई गैलेक्सीज, कोई सोलर सिस्टम, नथिंग वाज देयर. सारी मैटर जो है वो एक पॉइंट साइज में कंडेंस थी, जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, जिसकी टेम्परेचर बहुत ज्यादा थी. ऑल ऑफ ए सडन देयर वाज ए बिग एक्सप्लोजन विच इज कॉल्ड बिग बैंग. और उससे जो फ्रेगमेंट्स बने उसके, they started flying off in different directions. और उसके बाद ये सब जो यूनिवर्स में हम देखते हैं ऑब्जेक्ट्स, इंक्लूडिंग स्टार्स, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एंड अदर हेवनली बॉडीज, दे केम इनटू एग्जिस्टेंस. और जो बिग बैंग हुआ, इट वाज अबाउट 13.8 बिलियन ईयर्स एगो. 13.8 बिलियन ईयर्स एगो, which is taken as the age of the universe, which is taken as the age of the universe. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो Planck टाइम है, which is of the order of 10 पर -43 सेकेंड, what does it signify? तो याद रखो, जब बिग बैंग हुआ उसके बाद कुछ मोमेंट्स के बाद जो हम यूनिवर्स के बारे स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, जो हमारा नॉलेज है अबाउट द यूनिवर्स, फॉर्मेशन ऑफ द यूनिवर्स, वो स्टार्ट हुआ इमीडिएटली आफ्टर द बिग बैंग.
और बिग बैंग होने के जितने टाइम के बाद वो जो करंट स्टडी है हमारी अबाउट द यूनिवर्स वो शुरू हुई, दैट टाइम इंटरवल इज कॉल्ड प्लैंक टाइम and it is of the order of, as I told you, 10 raised to the power minus 43 second. So that is what do we mean by Planck time. So I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much. Have a nice day.